बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले इस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। चैप्टर में जैसे कि आया था उस फॉर्म में से चेंज करना होगा, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है यहाँ पर उसको चेंज करना होता है, और यहाँ पर आपको मालूम है डिपेंडेंट वेरिएबल y है। और होमोजीनियस इसलिए है, इसको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए बोलते हैं कि जितने ऑर्डर का ये y का डेरिवेटिव यहाँ पर है उतने ही यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर भी 2 है। 2 ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर का है तो 2 इसकी x की पावर है। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का है तो 1 पावर है x की। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 ऑर्डर है तो x की पावर 0 है, यानी यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है तो x की पावर भी नहीं है। तो ऐसे केस में ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके यहाँ पर एक नया दूसरा वेरिएबल हम z ला रहे हैं, e टू द पावर z पुट कर देंगे। और दोनों साइड अगर हम log लेते हैं तो log x इज इक्वल टू log हो जाएगा e टू द पावर z, और z पावर आगे आ जाएगी तो log e बेस भी ये होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो log x की जगह पर हम z लिख सकते हैं। लेकिन ये जो ऑपरेटर होंगे, यानी जैसे कि अगर हम इसको देखें कि हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो होगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स होगा, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई लिख सकते हैं। जो डी होता है वो डी ओवर डी जेड को डिनोट करता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर जेड बन जाता है। ये वैल्यू कैसे आई है यहाँ पर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू डी वाई, तो आप इसे पूछ सकते हैं, तो इसको अलग से बताना पड़ेगा। फिलहाल आप इतना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो डायरेक्ट इस वैल्यू का यूज़ करेंगे। अगर पहले से क्वेश्चन में डी दे रखा है तो नोटेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा, डी के अलावा कुछ और ले लेते हैं, डी डैश ले लेंगे या कुछ और नोटेशन स्मॉल में भी कर सकते हैं डी को। और एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी है, तो इसको हम लोग लिखते हैं डी माइनस 1, इतनी वैल्यू हो जाती है, इसका हम डायरेक्ट इतना यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, ऐसे इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 डाल दें, और इन वैल्यूज़ को जो भी यहाँ लिखी हैं इस सब्स्टिट्यूशन मतलब ये वैल्यू पुट करने के बाद ये x की वैल्यू अगर इतनी रख देते हैं तो ये वैल्यू जो होती हैं वो इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, और d का मतलब होता है d ओवर डी जेड। तो ये वैल्यू पहला जो टर्म है, इस टर्म की जो वैल्यू को यानी हम इस वैल्यू को लिखेंगे डी माइनस 1 इंटू वाई, माइनस के बाद 3 है उसे अलग कर दीजिए। बाकी देखिए यहाँ पर x डी वाई और डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू तो ये डी वाई लिखी जाएगी, तो उसको हम डी वाई लिख देंगे, प्लस का 4y राइट हैंड साइड में 2x स्क्वायर है यहाँ पर। तो इस x स्क्वायर x की जगह पर हम e की पावर z लिखेंगे, उसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से y को राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे और तो हमें ऑपरेटर मिलेगा, उसको ब्रैकेट में कर देंगे डी माइनस 1 माइनस का 3d प्लस का 4y को हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया। 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होकर 2z हो जाएगा, और इस d का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी स्क्वायर माइनस का d माइनस का 3d प्लस का 4 और y इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर 2z हो जाएगा। और यहाँ पर ये इन दोनों को ऐड करके माइनस का 4z कर देंगे, यानी ये वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस का था या माइनस का देख लेते हैं, पीछे प्लस का 4 है, प्लस का 4y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है 2 ई टू द पावर 2z। तब यहाँ पर अब देखें कि जो हमारा जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, यानी जो कॉची यूलर इक्वेशन था, यानी जो इसको हम लोग शुरुआत में जो गिवन था उसे बोलते हैं
कॉची यूलर इक्वेशन। ये कॉची यूलर इक्वेशन जो था यानी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, वो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदल चुका है। जिसको सोल्यूशन हम लोग इस तरीके से करते हैं, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको फाइंड करना होता है एक्सिलरी इक्वेशन। द एक्सिलरी इक्वेशन इस, तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है, d में हम m पुट कर देते हैं, m² माइनस का 4m प्लस 4d की जगह पर m पुट करके इसको 0 के बराबर रख देते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आ गया एक्सिलरी इक्वेशन, शॉर्ट में AE से डिनोट करते हैं। तो इसमें m की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर m की वैल्यू को निकाल सकते हैं कि वो देख रहे हैं कि m का होल अब इसका फैक्टर भी कर सकते हैं, या फिर सामने देख रहे हैं कि होल अब स्क्वायर नज़र आ रहा है। इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इस बीच वाले नंबर को लिख सकते हैं 2 टाइम्स इन दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी m और 2 का। तो ये होल अब स्क्वायर हो गया, m माइनस 2 का होल अब स्क्वायर हो गया। आप फैक्टर करेंगे तभी यही फैक्टर आएंगे दोनों, और ये हम होल अब स्क्वायर करके फैक्टर किए तो यही आ रहा है। m इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू 2 होगी, लेकिन क्योंकि होल अब स्क्वायर है तो आप m की वैल्यू को रिपीट कर दें। जब m की वैल्यू रिपीट हो जाती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 प्लस का c2। ध्यान रहे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब z हो गया, तो यहाँ पर z का इंटू करेंगे, ब्रैकेट बंद करके e टू द पावर जो वैल्यू थी 2 थी m की वो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z से मल्टीप्लाई कर देंगे। और चाहे तो आप अभी ही z की वैल्यू पुट कर सकते हैं या लास्ट में जाके पुट कर देंगे, तो लास्ट में करते हैं हम। तो अब हम पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू थी 1 में y का जो कोफिशिएंट होता है, यानी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस था आपने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें y का जो कोफिशिएंट है, जो d का फंक्शन है, उसको आप लिखेंगे यहाँ पर अपान में, तो 1/d² प्लस 4d प्लस का 4, और फिर राइट हैंड साइड में जो होता है यहाँ पर जो भी कुछ है उसको आप यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं 2e टू द पावर 2z में। तो इसमें जो भी कांस्टेंट है यानी 2, इससे तो हम यहाँ पर ऑपरेटर से बाहर ले लेंगे 1/d² माइनस का, और यहाँ पर देखिए ये जो था अभी हमने फैक्टर जो किए थे m की पावर में ये था, अगर हमने इसको d की पावर में लिखेंगे तो इसे d माइनस 2 का होल आप स्क्वायर करके लिख सकते हैं, और सिर्फ 2 चूँकि बाहर लिखा जा चुका है e की पावर 2z मिलेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो m की वैल्यू थी वो वही है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी z का जो कोफिशिएंट है यानी 2 है। तो ऐसे केस में हम उस फार्मूले को नहीं लगा सकते जिसमें आप जानते हैं कि e टू द पावर az हो, तो आप डायरेक्ट d की जगह पर शॉर्टकट में रखा करते थे, यहाँ डी की जगह पर एक्स का कोफिशिएंट रख दिया करते थे, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोफिशिएंट रख दिया करते। ये फार्मूला था जो हमने एक्स की बार में पढ़ा था, तो उसको लिखा है। यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, तो यहाँ पर भी इस फार्मूले को नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर ये तभी लगा सकते थे जब एफ ए की वैल्यू 0 के बराबर है, यानी ये वैल्यू जो बनेगी यानी 2 रखने पर ये 0 हमारा आ रहा है, तो इस फार्मूले को अभी ये नहीं लगा सकते। तो उसके लिए यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन मानना पड़ता है, दूसरा फंक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए दूसरा फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे। तो दूसरा कोई फंक्शन नहीं तो हम 1 में यहाँ पर इनटू मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जिस फार्मूले का यूज़ करेंगे वो ये है 1/fd e टू द पावर az, और यहाँ पर दूसरा कोई फंक्शन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो। यहाँ पर हम फार्मूला लिख रहे हैं तो हम एक्स के लिए लिखते हैं, तो ये v जो होगा वह एक्स का फंक्शन होगा, और ये फार्मूला हम तब अप्लाई कर रहे हैं जब हमारे पास एफ ए की वैल्यू यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो डी की जगह पर कर रहे हैं और वो 0 आ रही है। तब अगर 0 आ रही है तब इस वाले फार्मूले का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यूज़ करेंगे, वो हमने फार्मूला लिखने जा रहे हैं। e टू द पावर ax ऐसे लिख दिया, और फिर 1/, जहाँ पर भी आपको यहाँ d नज़र आए, d की जगह पर x का जो कोफिशिएंट होता है a, तो d प्लस में वो लिख देंगे, d की जगह पर d प्लस a कर देंगे जो भी इसका कोफिशिएंट है, और फिर ये v दूसरा जो कि x का फंक्शन बचा है उस पर ही ये ऑपरेट करेंगे। हमारा यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x ना हो के z है, तो ध्यान रहे इस बात का। और यहाँ पर अब v की जगह पर अपना 1 आ चुका है। अब इसी फार्मूले का जब हम यूज़ करेंगे अपना z के लिए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो चली आ रही थी 2 से पहले तो मल्टीप्लाई चल रहा है उसको हमने लिख दिया, उसके बाद में हम इसको
ई टू द पावर जो हमारा 2z है इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग शुरू में लिख दिया। उसके बाद में हम 1 अपान करेंगे, जो भी फंक्शन हमारा है इसमें d की जगह पर पुट करना होगा, d प्लस का वो लिख देंगे जो कि हमारा यहाँ पर z का जो कोफिशिएंट है यानी 2 लिख देंगे। उसके बाद बाकी जो भी लिखा है यानी माइनस का 2 है वो लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज है वो कर देंगे, उसका होल स्क्वायर है वो कर देंगे, और v की जगह पर अपना यहाँ पर जो z का फंक्शन है माना 1 है, 1 ही मान सकते हैं, तो इसमें कोऑपरेट कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 ई टू दी पावर यहाँ पर 2z और ये 1 अपान d का स्क्वायर यहाँ पर हमें मिल गया है, जो कि 1 पर ऑपरेट होना है। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल याद रहे कि यहाँ पर हमारा z है, तो जो डी स्क्वायर इसे 2 पार्ट कर लेंगे। ये वैल्यू हमारी चल रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल की, अगले पेज पर लिख रहे हैं हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर 2z। जो डी स्क्वायर था उसको हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, 1 अपन डी, और 1 अपन डी ऑपरेट होना है 1 पर, और 1 अपन डी जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो इसको जो भी फंक्शन यहाँ पर है सिंपल सा 1 है यहाँ पर, तो इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो 2 ई टू दी पावर 2z इंटू 1 अपन डी, और 1 का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो होगा वो z हो जाएगा, और फिर 1 अपन डी दोबारा से इस पर ऑपरेट हो रहा है, तो आपको मालूम ही है कि 1 अपन डी का मतलब इंटीग्रेशन होता है, जो भी फंक्शन हो उसे लिख के z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। z की पावर 1 है तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो पावर 1 जोड़ जाएगी, 1 है तो 2 हो जाएगी, पान में भी 2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई z स्क्वायर को पहले लिखने पर z स्क्वायर ई टू दी पावर 2z आ गई। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल और CF दोनों ही फाइंड कर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो जनरल सोल्यूशन है, हैंस दी जनरल सोल्यूशन उस सोल्यूशन को बोलते हैं जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट हैं जितने कि ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था अपना, तो यहाँ पर 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, इसलिए इसका सोल्यूशन को जनरल सोल्यूशन कहते हैं, जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को मिला के बनता है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, जो था c1 प्लस का c2z ई टू दी पावर 2z, और पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी आया है ये z स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 2z, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। अब हमारा जो प्रॉब्लम थी वो z में ना हो के x में थी, तो उसको हम वापस करेंगे, उससे पहले हम इसको उस पार में मान लें, z की वैल्यू तो रख देंगे, log x थी जो हमने मानी थी। अब ई टू इसे हम लिख सकते हैं e की पावर z का होल स्क्वायर, ताकि हम e की पावर z जो है वो x उसकी जगह पर लिख सकें, कि वो x बराबर ई टू दी पावर z माना था, तो z की वैल्यू लिख देंगे log x, लेकिन इसे भी हम e की पावर z का होल स्क्वायर करके लिख दें, और इनकी वैल्यू को शुरुआत में जैसे माना था उस हिसाब से रख दें। यानी जब हमने e की पावर z को x माना था तो फिर z की वैल्यू फाइंड की थी, तो log x आई थी, तो मैं e की पावर z को x रख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। ऐसे यहाँ पर भी करना है, z की जगह पर तो हमें log x रखना है, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू x है तो x करके स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका ये जनरल सोल्यूशन आ चुका है, c1 प्लस का c2 log x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। हम अगर एक्स स्क्वायर को यहाँ पहले लिख दें तो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई log x का होल स्क्वायर, अगर आप चाहें तो एक्स स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं। वैसे हमारा कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।